तो बेटा एंड यू नो ग्रिगोर जोहन मेंडल, ग्रिगोर जोहन मेंडल ही इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों बोलते हैं बेटा उसको फादर, व्हाई इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? क्योंकि बेटा उसने, ये नहीं कि मेंडल से पहले जेनेटिक्स पे किसी ने काम नहीं किया था, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बट मेंडल पहला था जिसने कुछ रूल्स बनाए जेनेटिक्स के। ही वाज एबल टू प्रपोज सम रूल्स कि कैसे जेनेटिक्स काम करती है, कैसे जीन्स काम करती है। मेंडल पहला इंसान था। तो मेंडल, हम जेनेटिक्स किसमें पढ़ते, बायोलॉजी में। वाज मेंडल बायोलॉजिस्ट? नो, मेंडल वाज नॉट ए बायोलॉजिस्ट। वो क्या था, एक मैथमेटिशियन था और एक नेचर स्टडी करने वाला नेचुरलिस्ट था। ठीक है, और उसने नौकरी किसकी की? ही वर्कड एज ए प्रीस्ट। वो मैथमेटिक्स भी बच्चों को पढ़ाता था, बट ही वर्कड एज ए प्रीस्ट इन द चर्च, है ना। वो एक प्रीस्ट था, कुछ मैथमेटिक्स का टीचर भी था, और साथ में नेचर को स्टडी करता था, है ना। और नेचर में ये हो जाता है कि ये क्यों बड़ा है, ये प्लांट क्यों छोटा है, एक में पर्पल फ्लावर्स आ रहे हैं, एक में व्हाइट फ्लावर्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों है, ये डिफरेंसेस क्यों है, ये आगे बच्चों में जाते कैसे हैं। तो इट वाज हिज क्यूरियोसिटी, जिससे उसने किस पे काम करना शुरू किया। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन पी प्लांट। ठीक है, और साइंटिफिक नेम क्या है पी प्लांट का? पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम जो है वो पी प्लांट का नाम है। और उसने पी प्लांट पे क्यों काम करना शुरू किया? बिकॉज इट वॉज, सबसे पहली बार उसके दिमाग में पी प्लांट का कैसे आया कि पी प्लांट, उसके चर्च के पीछे ही गार्डन था, वहां पे बहुत सारे पी प्लांट्स ग्रो कर रहे थे। उसकी क्यूरियोसिटी उन्हीं प्लांट्स को देख के बढ़ी थी कि मैं इन पे ही काम करता हूँ, इसमें इतनी सारी वेरिएशंस है, क्यों वेरिएशंस है, क्यों ये एक दूसरे से डिफरेंट है। So he started working on pea plant because they were growing in his kitchen garden, जो चर्च के पीछे था गार्डन, उसमें पी प्लांट्स ग्रो कर रहे थे। ठीक है, दूसरी चीज उसने पी प्लांट पे क्यों काम किया? क्योंकि उसको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स उसमें देखने को मिले। कोई ऐसा प्लांट होता जो सारे एक जैसे थे, जिसमें फ्लावर भी एक जैसे थे, जिसमें फ्रूट एक जैसे लग रहे थे, तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा था। जबकि पी में बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट करेक्टर्स हम उसको नजर आए, जैसे कोई प्लांट बहुत बड़ा था और कोई छोटा था, कोई बीच वाले नहीं थे, या बड़े थे या छोटे थे, किसी के राउंड सीड्स थे, किसी के थोड़े से श्रिवल्ड सीड्स थे। इस तरह से उसको बहुत सारे पी प्लांट्स में कंट्रास्टिंग करेक्टर्स नजर आए। ठीक है, दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन पी। और तीसरी चीज, पी प्लांट्स वर इजी टू मेंटेन, कोई उनके लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता था, कोई बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करनी पड़ती थी, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, बहुत इजीली जो है वो उनको मेंटेन किया जा सकता है। चौथी चीज कि पी प्लांट्स जो है वो एनुअल प्लांट्स है। ठीक है, एक ही सीजन में ग्रो करते हैं, सीड्स देते हैं और मर जाते हैं, तो दीज आर एनुअल प्लांट्स। तो वो एक लाइफ में, है ना, अगर वो हम कहते हैं कि 3-4 साल उसने पी प्लांट पे काम किया, 10 साल काम किया, तो उसने कितनी सारी जनरेशन स्टडी की, क्योंकि पी की लाइफ स्पैन जो है वो कम है ना, 3 मंथ्स 4 मंथ्स, इतना ही लाइफ स्पैन पी प्लांट्स का होता है। अनदर थिंग, पीस के बाद, एक बार फर्टिलाइजेशन के बाद पी के बहुत सारे बच्चे होते हैं। कैसे पता चलता है? पी में बहुत सारे सीड्स लगते हैं। ठीक है, हर पॉड में 4-5 सीड्स होते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, अगर लेटर से उसने 2 प्लांट लिए, ठीक है, आपस में फर्टिलाइजेशन कराई, तो उसको उन 2 प्लांट से ही मेरे ख्याल से कई हंड्रेड्स ऑफ सीड्स मिल गए। ठीक है, फिर उन्होंने उन प्लांट्स को ग्रो किया, तो फिर उन्हें पता चला कि क्या क्या करेक्टर्स है। इस तरह से ईच जनरेशन में ही कुड गेट मेनी ऑफस्प्रिंग्स। लेट अस से वो ह्यूमंस पे काम करना शुरू करता, तो ह्यूमंस में क्या है, पहले तो ह्यूमंस ग्रो करें, फिर उनकी प्यूबर्टी हो, फिर उनका 1 या 2 बच्चे होते हैं मसे, उनका क्या स्टडी करो। और जब तक बेचारे दूसरे वो बच्चे शादी के लायक होते हैं, बेचारा साइंटिस्ट मर जाता है ना। तो इसलिए ह्यूमंस पे जेनेटिक्स का काम करना मुश्किल होता है, प्लांट्स पे इजी होता है। कौन से प्लांट्स पे?
एनुअल प्लांट्स पे, ठीक है। तो ये एनुअल प्लांट्स पे काम करना इजी है। अनदर इज पी प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, दे कैन अंडरगो सेल्फ फर्टिलाइजेशन एज वेल एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो वो पी प्लांट्स पे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकता था, दैट्स व्हाई ही स्टडीड ऑन, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। ठीक है, ये आपने पॉइंट सारे लिखे होंगे, यस और नो? यस मैम। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि मेंडल से पहले भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया, बट मेंडल की सक्सेस का क्या रीजन था? रीजन फॉर सक्सेस, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि मेंडल एक काम करने वाला है ना, ऐसे ही नहीं कि भी किसी का डाटा चुराया उससे काम कर लिया, नहीं, ही वर्कड एक्चुअली ऑन पीपल। ठीक है, उसने बहुत मेहनत की, पहली बात तो हार्ड वर्किंग था। ठीक है, दूसरी बात ही इनिशियली सिलेक्टेड, उसने 21 करेक्टर्स पे काम करना शुरू किया, बट उसने देखा कि 21 करेक्टर्स, इतने सारे करेक्टर्स है, मुझे किसी करेक्टर का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कईयों में मिक्सिंग है, कईयों में कुछ है। देन ही केम टू, ही रिड्यूस टू 14 characters and finally he worked on 7 contrasting 7 contrasting characters। ठीक है, लास्ट में वो वाले, देखो जैसे कोई सा करेक्टर था, ठीक है, जब उसने स्टडी किया कि ये करेक्टर, इसके हमने लेट अस से हम बात कर सकते हैं लीफ, हम लेट अस से हम लीफ साइज की बात करें, है ना, तो पहले उसने क्या किया, लॉन्ग लीव, बिग साइज एंड स्मॉल साइज। जब उसने क्रॉस किया तो उसको जो बच्चे मिले उसमें किसी का इतना लीफ था, किसी का इतना था, किसी का इतना था, किसी का, उसने कहा यहाँ तो झोल है भैया, इसको छोड़ो, है ना। इस तरह से उसने जिन करेक्टर्स में डिस्टिंक्शन नहीं थी, जिन करेक्टर्स के दो नहीं डिस्टिंक्ट फॉर्म्स थी, उसने उन करेक्टर्स को छोड़ दिया। उसने सिर्फ उन करेक्टर्स को स्टडी किया जिनकी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स थी, या टॉल है या ड्वार्फ है, या पॉड्स, यू नो, राउंड पॉड्स है या फ्लैट पॉड्स है, येलो फ्लावर्स है या व्हाइट फ्लावर्स है। ठीक है, और कोई इंटरमीडिएट्स और कोई नहीं है। तो उसने वो करेक्टर्स लिए जो डिस्टिंक्ट थे, जिनमें कोई इंटरमीडिएट्स नहीं मिलते। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा रहा होगा जिसने बाकी सभी करेक्टर्स को, नहीं तो कोई मेरे जैसा होता ना, तो मेरे जैसे ने कहना था ये तो 7 डिस्टिंक्ट है, बट ये तो डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है, मैं इस पे काम करूं, मैं सारी जिंदगी उन पे काम करती रहती, मिलता मुझे कुछ नहीं। ठीक है ना, पर मेंडल हमसे ज्यादा आगे की सोचता था, तो उसने वो 7, वो कहता पहले मैं इनका तो देखूं जो डिस्टिंक्ट है, इन पे तो हम बाद में काम कर लेंगे, पहले हम कोई लॉ तो देखें, कोई रूल तो बनाए कि कैसे जेनेटिक्स जीन्स ट्रेवल करती है। ठीक है, तो उसने उन 7 करेक्टर पे काम किया जो डिस्टिंक्ट थे। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि वो सिर्फ बायोलॉजिस्ट नहीं था, वो एक मैथमेटिशियन था। ठीक है, सो ही वर्कड विद स्टैटिस्टिक्स। तो उसने जो डाटा लिया, जैसे हम कहते हैं बेटा एक कॉइन उछालो, ठीक है, तो उसका क्या चांसेस है, 50% टेल है, 50% हेड है, यही हम कहेंगे ना। तो हम कहेंगे कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि टेल या हेड है। हम कहेंगे ले, हमने 5 बार सिक्का उछाला, 5वां बार टेल आई, हेड आ ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है ना, 50% तो प्रोबेबिलिटी है ही है कि हेड आएगा। ठीक है, तो ये हम कब, हमें 50% प्रोबेबिलिटी, हो सकता है 10 बार ही हम उछालें तो 10 बार ही बाई चांस टेल आ गई, बट जब हम 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार उछालेंगे तब कहीं जाकर हमें 50% की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। जब हम कहते हैं कि इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो एक ही एक्सपेरिमेंट से नहीं मिलती है इतनी प्रोबेबिलिटी, हमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है, तब कहीं जाके हमने कुछ भी, लेटर से आपने वही कहा, हम चपाती की ही बात करते हैं कि भी 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि मैं ठीक बनाऊं या ना ठीक बनाऊं। ठीक है, मैंने किया तो था, बनाई तो थी, बट 50% प्रोबेबिलिटी है। बट बाई चांस आपकी जो है सारी चपाती सी गड़बड़ बन रही है
है ना, आपने 4 चपातीज बना ली थी, चारों फूली नहीं बाई चांस, तो हम कहेंगे ले भी तुझे तो चपाती, अर्पिता को तो चपाती बनानी आती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने बहुत टाइम बाद बनाई है। आप 10-15 चपाती बनाओगे, तब आप देखोगे कि 5-6 चपाती जब आपने बना ली, उसके बाद चपाती जो है वो फूलनी शुरू हो। इज इट राइट? ठीक है, तो बहुत ज्यादा डाटा करेंगे तब हमें एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी मिलती है। So he worked with statistics, conducted many experiments, and calculated his data statistically. बेटा स्टैटिस्टिकली और रियलिटी में बहुत फर्क आ जाता है। एक होता है स्टैटिस्टिक्स से हम स्टडी करना, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि 100 में से जो है लेटर से 30 प्लांट्स जो है वो ऐसे आया, 70 जो है वो किसी और तरह के आ गए। तो हम ये कहते हैं कि नहीं यार, हमने ये प्रोबेबिलिटी देखी थी 40 एंड 60%, तो हम वो थोड़ा सा लेके चलते हैं प्लस माइनस का। स्टैटिस्टिक्स में होता है प्लस माइनस, हमने लेके चलना, एग्जैक्ट डाटा पे नहीं चले जाना। ठीक है, भी उस टाइम ये आया था, वो आया था, वो आया था, साल पहले ये आया था, उन सब की एवरेज निकाल के हमने फाइनली निकाली, राइट। तो इसलिए तो ही कंडक्टेड, क्योंकि मैथमेटिशियन था इसलिए ही कंडक्टेड हिज डाटा स्टैटिस्टिकली। ठीक है जी। तो इस तरह से एक तो मेन उसके रीजंस फॉर सक्सेस थे कि उसने करेक्टर्स अच्छे सेलेक्ट किए, डिस्टिंक्ट करेक्टर्स उसने सेलेक्ट किए, और उसने अपने डाटा, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने अपना डाटा स्टैटिस्टिकली जो है उसको कैलकुलेट किया, ड्यू टू विच ही फाइनली proposed 3 रूल्स, लॉज नहीं थे, 3 रूल्स ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो कौन से रूल्स थे? रूल ऑफ डोमिनेंस, रूल ऑफ सेग्रीगेशन, रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बिल्कुल ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये रूल्स जो है उसने दिए। ठीक है जी, एंड ही पब्लिश्ड हिज डाटा। हाँ जी, जल्दी से बताओ कौन से डाटा में उसने पब्लिश, कौन से उसने जर्नल में पब्लिश किया था? प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रह्म। हाँ, प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून वाला जो है, पूरा देखो कॉपी में, देखो लिखा होगा। प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रूम नेचुरल साइंस सोसाइटी। हाँ, प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल सोसाइटी। ठीक है, he published his data in this journal in 1884, and he died in 1886. 1886 without knowing that he will be called as father of genetics. At that time he was not recognized much, उसको किसी ने recognize नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो उस टाइम डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आई थी। डार्विन ने थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो बहुत सारे लोग डार्विन थ्योरी से इंप्रेस्ड थे। ठीक है, तो उसी की वाह 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 कर रहे थे, उसी को ही पढ़ रहे थे, उसी पे ही आगे जो है री रिसर्च कर रहे थे कि अच्छा ऐसे है, दोबारा से करके देखे, दोबारा से करके देखे। ठीक है, तो एट दैट time most of the world, most of the scientists, they were working on, they were appreciating law of natural selection. Second thing, जो मेंडल था, he published his data in this journal. ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं थे, ये जर्नल उस टाइम फेमस नहीं था और बहुत ज्यादा लोग जो है इसको पढ़ते नहीं। तीसरी चीज, मेंडल ने इसको किसी और जर्नल में क्यों नहीं पब्लिश किया?
कोई और, उसको भी पता था कि ये जर्नल बहुत ज्यादा नहीं लोग पढ़ते हैं, फिर किसी अच्छे जर्नल में क्यों नहीं पब्लिश किया? बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज फाइंडिंग। इतना काम किया, इतना सब कुछ किया, अब किस चीज की श्योरिटी की जरूरत थी? क्यों नहीं मेंडल श्योर था? बिकॉज ही वर्कड ऑन अनदर प्लांट, यूरेकियम। उस पे रिजल्ट सेम नहीं आए थे। हाँ, जिसको कहते हैं बकवीट। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस ही कुड नॉट गेट द सेम रिजल्ट्स। इसमें इतने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। ही कुड नॉट गेट द सेम रिजल्ट्स इन दिस प्लांट, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट वेरी श्योर कि भी। और ऊपर से कुछ लोग कैसे होते हैं बेटा, कुछ साइंटिस्ट श्योर हो या ना हो, वो अपने आप को थोड़ा सा भी काम करे, वो चीखे मार मार के बताते हैं ये कर दिया, ये कर दिया। वो बताता ही ना मैंने यूरेकियम पे काम किया, कहता मैंने पी में काम कर दिया, पी में काम कर दिया, चीखे मारता, तो कोई ना कोई तो पढ़ता। बट ही वॉज नॉट एन अग्रेसिव पर्सन। वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो साइंटिस्ट तो था नहीं इतना बड़ा, है ना, कि भी बहुत बड़ी लैब में काम कर रहा, नहीं, वो अपने छोटे से किचन गार्डन में काम कर रहा था, देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है। तो इसलिए ही वॉज नॉट वेरी अग्रेसिव अबाउट हिज वर्क। ठीक है, इस कारण से जब 1884 में उसने पब्लिश किया, 1886 में डेथ हुई उसकी, तब तक किसी ने उसको पढ़ा ही नहीं, किसी ने उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया। ठीक है, एंड देन इन 1901 देयर वर 3 साइंटिस्ट्स। कौन कौन से थे? कार्ल कॉरेंस, डी वराइज एंड टशरमान। ये 3 अलग अलग जगह पे लोग थे, ये तीनों। ठीक है, और इनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था, ये तीनों अपना अपना काम कर रहे थे। बट हम ये कहते हैं ना कि नेचर नेचर कैसे किस चीज को आगे लाती है, ये उसे पता है। ये तीनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, कोई नहीं, और तीनों ने बाई चांस एक ही टाइम पे जो है, दे केम अक्रॉस दिस जनरल, द वर्क ऑफ डार्विन। वो भी इसी तरह का काम कर रहे थे, जेनेटिक्स का। ठीक है, उनके भी सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे थे जो मेंडल के आए। ठीक है, तो दे वर्कड similarly and they got same results as that of Mendel, and by chance due to some कहीं उन्होंने पब्लिश किया कुछ, कि भाई जब पब्लिकेशन होती है तो पता चलता है साइंटिस्ट को कि भी हम भी यही काम करें हम, तो दे केम इन कॉन्टेक्ट, और तीनों ने ये देखा कि हाँ भी हम तीनों के रिजल्ट्स भी सेम है और हमारे रिजल्ट्स मेंडल से मिलते हैं। ठीक है, एंड उस टाइम दे वर ग्रेट पीपल। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने पहले किया, हमने किया, नहीं, दे डिसाइडेड कि नहीं, ये काम सबसे पहले मेंडल ने किया था, तो अब हम इन काम को थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई करके हम मेंडल के नाम पर ही पब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले कार्ल कॉरेंस ने, ये पहले तो हम क्या कहेंगे, दे द 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। उसके बाद कार्ल कॉरेंस ने he raised Mendel's rules to laws of inheritance। सबसे पहले उसने, मेंडल ने जो रूल्स दिए थे, क्योंकि उसने भी प्रूव कर लिया था क्या चीजें पता, जब मेंडल काम कर रहा था बेटा, उन्हें ना क्रोमोसोम्स के बारे में पता था, ना जीन्स के बारे में पता था, कुछ नहीं पता था। ठीक है, आगे 15-16 सालों में ये चीजें सामने आई, मियोसिस पता चली, मियोसिस क्या होती है क्या नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वो सब चीजें कंसीडर करके मेंडल के रूल्स को कहाँ पे रेज किया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ही प्रपोज्ड 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। कौन से? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट लॉ थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन,
and law of independent assortment. बिल्कुल ठीक है. सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो कोई यहाँ पे ये पूछ सकता है बेटा कि जो उसने रूल ऑफ डोमिनेंस दिया था वो कहाँ गया. उसको लॉ इसलिए नहीं बनाया बिकॉज रूल ऑफ डोमिनेंस हैज मेनी एक्सेप्शंस. वो यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है. दीज आर द टू यूनिवर्सल लॉज ऑफ जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस या रूल ऑफ डोमिनेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज लॉ बिकॉज इट हैज मेनी एक्सेप्शंस, मेनी वेरिएशन. ठीक है. तो कार्ल कॉरेंस ने ये किया और डी वराइज ने published this work, In Flora. yes, in Flora under name of Mendel. पेपर तो उसी का ही था बट उसने क्या कहा अपने पेपर में. उसने कहा कि मैंने ये मेंडल के लॉज को डिस्कवर किया है, मेंडल ने ये काम किया है. उसने ये नहीं कहा कि मैंने काम किया. मैंने, वो कहते हैं मेरा काम भी मेंडल से मिलता जुलता है. बट सबसे पहले किसने काम किया? मेंडल ने ये काम किया था. ठीक है. तो मिला जुला के उसने डी वराइज के सारे लॉज मिला के करके ही पब्लिश दिस वर्क इन जनरल फ्लोरा. अंडर पब्लिकेशन है फ्लोरा अंडर द नेम ऑफ मेंडल. फ्लोरा आज भी चलता है बेटा. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस जर्नल है. ठीक है. तो अंडर द नेम ऑफ मेंडल. इज इट ओके? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. तो सबसे पहले उसने क्या किया? सेलेक्टेड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. आपने बेटा ये तो देखे ही हुए हैं. जैसा लो लिखे हुए हैं ना 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कौन से थे वो? मुझे दोबारा तो नहीं लिखवाने की जरूरत है. Ma'am. प्लांट हाइट है, फ्लावर कलर है, पॉट कलर है, पॉट Pot shape. शेप है. इस तरह से जो है उसने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए. ठीक है. एंड उसने इससे क्या अंदाजा लगाया? एज ईच कैरेक्टर has 2 forms such as कैरेक्टर क्या है? हाइट. और इसकी 2 Tall. फॉर्म्स क्या है? Tall or dwarf. हाँ, that is tall and dwarf. Therefore इसका क्या मतलब है? Therefore each character is controlled by each character is controlled by 2 factors. उस टाइम उसे जीन्स का नहीं पता था, उसे क्रोमोसोम्स का नहीं पता था. तो उसने कहा क्योंकि हर कैरेक्टर के 2-2 फॉर्म्स है, इसका मतलब हर कैरेक्टर के लिए 2-2 फैक्टर्स है. इज इट राइट? ठीक है. तो फिर उसने क्या किया? 7 कैरेक्टर्स आपको पता है. नेक्स्ट है he obtained pure lines of each trait या form of all characters.
जैसे उसने बाय कौन सी प्रोसेस है, अगर हम कहें तो कैसे उसने प्योर लाइंस कैसे बनाई, प्योर लाइन अभी हम देखते हैं। बाय कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। उसने टॉल प्लांट्स लिए, उसने सेल्फिंग की, सेल्फ पॉलिनेशन की। जो सीड्स मिले, है ना, जो उसके बाद सीड्स बने उनको जर्मिनेट करवाया, तो उसको क्या मिला, टॉल प्लांट्स भी मिले, और ड्रॉफ भी। ड्वार्फ भी मिले। अब उसने लेना था प्योर टॉल, इसलिए उसने ड्वार्फ को कुछ नहीं देखा, वो कहता ये प्योर परे जाए। इसको उसने जब सेल्फिंग टॉल की। लिए फिर सेल्फिंग की, फिर उसको कुछ टॉल मिले और ड्रॉफ भी मिले। बट फ्यू ड्वार्फ। फिर उसको मजा नहीं आया कि ये फिर क्या किया। टॉल की सेल्फिंग हुई। हाँ, फिर दोबारा से फॉर मेनी जनरेशन, 3-4 और आगे की सेल्फिंग फॉर फ्यू मोर जनरेशन। फिर प्योर टॉल हुआ। हाँ, फिर मिले प्योर टॉल। प्योर टॉल का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर टॉल? मतलब वो होमोजाइगस है, उसमें दोनों जीन्स टॉल ही होंगी। उसको तो जीन्स के बारे में नहीं पता था, उसको कैसे पता चला कि अब ये प्योर आ गया? कैसे पता चला अब उसको? क्योंकि जब उसने टॉल की सेल्फिंग की तो टॉल 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 टॉल, फिर सेल्फिंग की, फिर टॉल 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 टॉल, उसमें कोई मिक्सिंग है ही नहीं। डू यू गेट मी? उसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई, तो उसमें सभी टॉल मिले। तो किसका, तो प्योर लाइन। प्योर लाइन का कैसे पता चला? ई टॉल प्लांट्स, इसकी सेल्फिंग की, ऑल टॉल, फिर सेल्फिंग करके उसने चेक किया, फिर ऑल टॉल, कोई ड्वार्फ की कोई मिक्सिंग नहीं आ रही है। So this shows that this A generation plants, this shows that generation A plants are pure for tallness. इसी तरह बी प्लांट लिया, ऑल ड्वार्फ, इसकी सेल्फिंग की, सिर्फ सभी प्लांट्स क्या मिले, ऑल ड्वार्फ। ऑल ड्रॉफ्स। फिर उसने कहा एक बार और करके देख लें, फिर ऑल ड्वार्फ। इसका मतलब है जनरेशन बी इज प्योर फॉर ड्वार्फनेस। इसमें कोई भी टॉलनेस की एलील नहीं है, कोई फैक्टर इसमें टॉलनेस का नहीं है, ये सिर्फ ड्वार्फ प्लांट बना है। इज इट ओके? तो बेटा अब उसने एक्सपेरिमेंट 1, उसने क्या किया, प्योर टॉल इनटू प्योर ड्वार्फ, इन दोनों को क्रॉसिंग कर ली। ये मेल ले लिया, ये फीमेल ले लिया, इनकी हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो इनने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑल ऑल टॉल। टॉल ऑफस्प्रिंग,
This is F1 generation. Is it right? ठीक है. अब उसने F1 को क्या किया? F1 का मतलब होता है बेटा First filial generation. फर्स्ट फीलियल जनरेशन. फिर उसने इन टॉल प्लांट्स की सेल्फिंग की, तो उसे 3 टॉल मिले Or one dwarf. ड्वार्फ मिला. तो इसका मतलब जो ये टॉल थे ये तो प्योर थे, ठीक है. ये जो बने इससे टॉल भी है ड्वार्फ भी है. खुद तो ये टॉल थे बट इससे टॉल भी ड्वार्फ थी. इसका मतलब जो है these are not pure line, these are heterozygous. Heterozygous. हाइब्रिड टॉल भी बोल सकते हैं. हाइब्रिड टॉल, ठीक है. ये थी सेकेंड फिलियल जनरेशन. अब बात आ जाता है बेटा पहली बात तो उसने इसमें से क्या F1 एंड F2 जनरेशन में से उसने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन उसने F2 में से निकाला कि इन F2 जनरेशन one of the character which is not appeared in F1 it appears in F2. It means dwarf character is not lost. ये गुम नहीं हुआ था. बट यहाँ पे क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि जो टॉलनेस का फैक्टर था डोमिनेंट ने ड्वार्फनेस के फैक्टर को एक्सप्रेस नहीं करने दिया. ठीक है. तो पहला उसने रूल दिया रूल ऑफ डोमिनेंस. कई बार लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आजकल हम कह देते हैं एक ही बात. अदरवाइज इट इज नॉट ए लॉ ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस है. रूल ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, उसने क्या देखा कि ही ऑब्जर्व्ड दैट one form of a character does not appear in F1 but it reappear in F2. ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी. कंक्लूजन क्या हुई? कंक्लूजन उसने निकाला कि ड्वार्फ करेक्टर लेटर से इसमें है ड्वार्फ करेक्टर इज नॉट लॉस्ट. तभी तो आ गया ना बेटा. अगर यहाँ पे गुम हो जाता तो आता कहाँ से दोबारा से? हमने तो टॉल को क्रॉस किया था. ठीक है. तो ड्वार्फ करेक्टर इज नॉट लॉस्ट इन F1 but is suppressed by the tall character. Suppressed by factor for tallness. Therefore, factor for tallness इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से. कैपिटल T इज डोमिनेंट. ठीक है ना. डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस factor and does not allow this small t to express itself. ठीक है. That is why all plants were tall. ठीक है. बट अब सेल्फिंग की तो ये भी आ गई. अब हमने ये बात करनी है कि ये जो है ये है फिनोटाइप. 3:1 रेशियो जो है इसको हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो. फिनोटाइप क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल अपीयरेंस.
External appearance. ठीक है, phenotype is external appearance. तो ये रेशियो है 3:2. अब हम ये देखते हैं कि ये जो 3 टॉल है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्योर टॉल लिया था, यहाँ पे हाइब्रिड टॉल आया. अब ये जो टॉल, ये वाला जो टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है कि प्योर टॉल है? ठीक है, ये भी हमने देखना है. अब ड्वार्फ को भी देखें भी ये कैसे आ गया, क्या चक्कर है क्या नहीं है. तो हमने तो नहीं, बेचारे मेंडल ने किया था जो भी कुछ किया था. तो मेंडल ने क्या किया बेटा, टू नो द जीनोटाइप ऑफ F2, उसने क्या किया, पहले ड्वार्फ प्लांट्स लिए, उसकी सेल्फिंग की, तो सभी ड्वार्फ प्लांट्स आए. तो इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, देयरफॉर, हम उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि रिसेसिव कैरेक्टर is not lost but is suppressed in hybrid plants. It will again express when come in homozygous form. That is it right? Yes. तो यहाँ पे तो उसने दे दिया कि ये तो यही है. Is it okay? Yes, ma'am. अब बात है कि टॉल का, टू नो द जीनोटाइप, सेकंड आ जाता है टॉल प्लांट्स. इसकी जब सेल्फिंग की, ठीक है, तो लेट अस से टॉल प्लांट 1, इसकी जब सेल्फिंग की तो कुछ मिले टॉल प्लांट्स, कुछ मिले ड्वार्फ प्लांट्स. ठीक है, तो क्या देखा कि इसका मतलब ये क्या है, ये हाइब्रिड, राइट और नॉट? Yes. एंड एक और टॉल प्लांट उसने लिया, उसने फिर सेल्फिंग देखी, तो इसमें मिले ऑल टॉल. तो इसका मतलब ये जो है, ये कैपिटल टी, कैपिटल टी. अब एक चीज और, जब उसने इस टॉल प्लांट की, उसने क्या देखा, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, 1 dwarf. है ना. तो अब देखो, उसने 3 प्लांट टॉल लिए जो थे, 1 प्लांट का ये आया, 2 का ये आया, और हम एक और कह सकते हैं कि 1 एंड 2 प्लांट का ये आया और 3rd प्लांट का ये आया रिजल्ट. इज इट राइट? इसका मतलब ये है कि 3 टॉल में से 1 जो है वो प्योर टॉल है और 2 हाइब्रिड टॉल है. राइट और नॉट अर्पिता? Yes, ma'am. ठीक है, देयरफॉर जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1. 1:2:1.
इज इट ओके? Yes. ठीक है, तो इसलिए अब उसने F2 की इसकी जीनोटाइप देखने के लिए एक तो उसने किया सेल्फिंग, देन देयर इज वन मोर मेथड. Another method to know the genotype of dominant character is, डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल का ही तो देखना है कि वो प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है. इसका जीनोटाइप देखने के लिए इज टेस्ट क्रॉस. ठीक है, तो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? दैट इज क्रॉसिंग ऑफ डोमिनेंट, हम कहेंगे प्लांट विद डोमिनेंट कैरेक्टर इनटू होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर. इसका मतलब है कि यहाँ पे टॉल प्लांट विथ होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ प्लांट. हमें टॉल नहीं पता कि ये कैपिटल टी है या स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी है. ठीक है, अगर इफ इट इज कैपिटल टी तो इसका कौन सा गैमीट बनेगा? सिर्फ एक टाइप का, ये, और इसका गैमीट बनेगा ये. और जब ये फ्यूज करेंगे देन इट इज ऑल टॉल. इफ अगर ये है तो यहाँ पे दो टाइप, आपको पता है मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, एलील्स ऑफ द जीन सेपरेट. एक ये गैमीट, एक ये गैमीट, इसका एक ये गैमीट. तो ये अगर मेल है, ये फीमेल है, तो मेल फीमेल से ही तो फ्यूज करेगा, या तो ये फ्यूज करेगा या कुछ में ये फ्यूज करेगा. रेशियो इज 1:1. ठीक है, इसका क्या कंक्लूजन है? इफ द रेशियो इज, टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1, मतलब 1 जो है ये इस डोमिनेंट पेरेंट की तरह है और दूसरा 1 रिसेसिव पेरेंट की तरह से है, then it is called as heterozygous dominant. Then the plant will be heterozygous dominant. देखो ये रूल लिखा हुआ है टेस्ट क्रॉस का कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, अगर टेस्ट क्रॉस रेशियो इज ऑल डोमिनेंट प्लांट्स, इट मींस द प्लांट इज homozygous dominant. If the test cross ratio is 1:1, then the plant is heterozygous dominant. Is it okay? Yes, ma'am. ठीक है, आई थिंक यहीं तक आपने किया है कि इसके आगे भी कुछ किया हुआ है? लिखा तो मैम सारा ही है. अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है बोलो? इसके टेस्ट क्रॉस की एक्सप्लेनेशन पूरी दी हुई है. उसके बाद से एक क्वेश्चन है. बोलो क्या क्वेश्चन है? हाउ कैन यू नो द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप? यही वाला जो मैंने बताया, उसका मैंने आंसर लिखवा दिया था बच्चों को भी. अगर ये क्वेश्चन आए जो मैंने आपको समझाया है वही है. फिर पुनेट स्क्वायर. पुनेट स्क्वायर मैं बता देती हूँ आपको. इसकी डेफिनेशन दी हुई है पुनेट स्क्वायर की, लिखी हुई है. ठीक है ना, वो लिखी हुई है, समझा मैं देती हूँ. पुनेट स्क्वायर में क्या है, हमने ये दो प्लांट्स लिए, ये मेल ये फीमेल, एंड यू नो दो टाइप के गैमीट्स हैं.
ये आपने ऐसा स्क्वायर बना लेना, ये ऊपर मेल गैमीट्स लिखने हैं और नीचे इस तरफ फीमेल गैमीट्स लिखने हैं। मेल गैमीट कौन सा है? कैपिटल टी, कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये इधर और ये इधर। अगर ये इससे फ्यूज होता है तो टी टी, ये बनेगा। ये वाला अगर इससे फ्यूज होता है, कैपिटल क्योंकि टी, बाई चांस फिनोमिना है बेटा, ये अगर इससे फ्यूज होता है तो ये इससे फ्यूज होता है तो ये। तो अगर आप रेशियो निकाल, ये ऑफस्प्रिंग्स की रेशियो है, 1 ये है, 2 कैपिटल टी। ये है और 1। यस और नो? यस मैम। दिस इज बुलेट स्केल। ठीक है बेटा, तो सेकंड लेक्चर यहाँ तक का था, आपको समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट देखो अगर कुछ है तो।